अमेरिका और भारत में बड़े ड्रोन समझौते को लेकर इस वक्त ये खबर है, जहां अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन भारत खरीदेगा। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डील को लेकर खबर आ रही है। तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से भारत ड्रोन लेगा। चलिए, इस डील को लेकर फिलहाल जो खबर है, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी करूंगी सवाल। साथ ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी इस बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन की खूबियां क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की ताकत और जिस तरीके से इस बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, कितनी इंपॉर्टेंट डील है ये भारत के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी उड़ान समय 40 घंटे और 40,000 फीट इसकी उड़ान सीमा है। आपको बता दें 11,000 किलोमीटर की इसकी मारक दूरी है और 388 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। 38 फीट की इसकी लंबाई और हेलफायर मिसाइल से ये लैस। हथियार का वजन है 2177 किलो की। 9 मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती हैं। हालांकि किलर ड्रोन इसे क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। आपको बता दें उसामा पर नजर रखने में इसका इस्तेमाल हुआ। आतंकी अल जवाहिरी को इसके जरिए ढेर किया गया। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को भी मारा और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में इसकी तैनाती को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तैनाती को लेकर भी इसकी खबरें आई हैं। इराक युद्ध में अमेरिका को इसने बढ़त दिलाई है। साथ ही सीरिया, सोमालिया, यमन, लीबिया में भी ये तैनात किया जा चुका है। हालांकि ये खूबियां पहले हमने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि अब जिस लिहाज से भारत के साथ अमेरिका की ये डील हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये डील, इसी के बारे में सुमित चौधरी से सबसे पहला सवाल। सुमित, इस डील को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही थी, आज उस पर मुहर लग चुकी है। अब भारत की सैन्य क्षमताओं के लिहाज से सवाल करने से पहले इस डील के बारे में खबर बताएं। देखिए, बिल्कुल करीबन 32,000 करोड़ से लेकर 34,000 करोड़ रुपए में ये पूरी डील हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ना सिर्फ भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन्स लेगा, बल्कि ये भी खास बात है कि इसकी मेंटेनेंस, इसकी रिपेयर और इसकी सारी चीज़ों की फैसिलिटी को खुद जो एटॉमिक एनर्जी है वो यहाँ पर भारत में उसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप करेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर भारत को और ड्रोन्स लेने हुए या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना हुआ तो भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया में बहुत कम, या फिर आप कह सकते हैं एकमात्र अमेरिका या फिर एक आधा देश और है जिसके पास ये फैसिलिटी है, एक टेक्नोलॉजी। और अगर भारत के पास ये आ जाता है तो भारत की फोर्सेस की क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सुरभि, आपने अभी थोड़ी देर पहले इसकी क्षमताओं के बारे में बताया कि 35 से 40 किलोमीटर 40 घंटे तक लगातार ये 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। लॉन्ग एंड्योरेंस है इसका, लगातार 450 से 500 kg का जो बॉम्ब्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो कैरी कर सकता है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि भारत को अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी हो, भारत को अगर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स करनी हो, यानी अपने दुश्मन के एरियाज में जाकर। सुमित, मैं जल्द आपके पास आती हूं। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, उसे रेक्टिफाई करते हैं। उससे पहले अब शैलेंद्र सर, सवाल आपसे, क्योंकि इस बात का भी मैंने जिक्र किया कि अमेरिका ने जिस ड्रोन से लादेन को खोजा, जवाहिरी को मारा, आज भारत के साथ हुई इस डील का भी मतलब समझा दीजिए। जय हिंद। जहाँ तक प्रेडेटर ड्रोन की काबिलियत है वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी नोन है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भारत ने इसमें क्या पाया। भारत ने सबसे बड़ी चीज़ पाई कि यूएस इस ड्रोन को देने को राजी नहीं था, ना ही वो दुनिया के बढ़िया से बढ़िया कंट्रीज को देता है। इंडिया को उसने शॉर्टलिस्ट कर कर देने का जो डिसीजन लिया है, सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए ये है। हमारी स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी टैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक बड़ी माइनर बात है। इससे भी एक और बड़ी बात जो अभी सुमित ने बोला, वो है इकोनॉमिक गेन्स। जब आप उस ड्रोन को हमारी ही कंट्री में असेंबल करेंगे, उससे रिलेटेड पूरा मेंटेनेंस प्रोग्राम यहीं से ओरिजिनेट करेंगे, ये एक हमारे को इकोनॉमिक ग्रोथ भी देता है, फ़ायदा भी देता है। साथ ही साथ टेक्निकलिटीज़ में हम वो निश टेक्नोलॉजी को अपने लिए भी रिफाइन कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालांकि इस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ज़्यादा बड़ी बात है कि ये जो ड्रोन है हमारे लिए एक रियल टाइम वेपन सिस्टम है। 40 घंटे में अगर एक ड्रोन हवा में है तो इसकी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि 20, 25, 30 घंटे ये हवा में था, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में था, 40,000 फीट की हाइट पर। और जैसे ही टारगेट पिन पॉइंट होता है, एक्वायर होता है, वो उसको रियल टाइम में स्ट्राइक कर पाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो भारत की ड्रोन शक्ति कैसे बढ़ने वाली है, इसी को लेकर हमें एक्सपर्ट्स समझा रहे थे और सुमित ने इस बारे में जानकारी दी। लेकिन अब अगली बड़ी खबर
क्या कोई देश वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरे देश से रिश्ते खराब कर सकता है? इस सवाल का जवाब ट्रूडो के भारत विरोधी एजेंडे में है। जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलाया और जिस पर भारत ने प्रहार करते हुए कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि भारत के खिलाफ साजिश ट्रूडो के पीछे ट्रूडो की क्या मजबूरी है? इस पर करूंगी बात, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर कनाडा के खिलाफ भारत के सख्त एक्शन को लेकर है, क्योंकि भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है और एक्टिंग उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक देश छोड़ने के अल्टीमेटम को लेकर खबर आई है। हालांकि भारत का यह सख्त एक्शन है क्या? ट्रूडो की इंटरनेशनल बेइज्जती को देखते हुए इंफॉर्मेशन वॉल पर सब आपके सामने डिटेल रखूंगी। उससे पहले ये बड़ी खबर जानिए, क्योंकि कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। एक्शन हुआ है स्टीवर्ट रॉस विलोपर, जो कि कार्यवाहक उच्चायुक्त रहे, पैट्रिक हैबर्ट, डेप्यूटी हाई कमिश्नर, मैरी कैथरीन जॉली, सचिव, लैंड रॉस डेविड ट्राइट्स, सचिव, और एडम जे श्विप्का, सचिव, पाउला और जुएला, ये भी सचिव। और साथ ही भारत के सख्त एक्शन से जिस तरीके से कनाडा बौखलाया हुआ है, ट्रूडो ने भारत के खिलाफ अब जहर उगलाया। भारत से अनुरोध के बावजूद सहयोग नहीं और भारत ने सुरक्षा को खतरा पैदा किया, ट्रूडो की तरफ से कहा गया। 6 एजेंट आपराधिक गतिविधि में शामिल। एक इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर क्यों आतंकियों के समर्थक हैं ट्रूडो? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात, जो ट्रूडो साहब बोल रहे हैं उसमें एक वो कन्विक्शन की वॉइस नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई से वो चीजों को पेश नहीं कर रहे हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करके बता रहा हूं। जहां तक बात है कि निज्जर का मरना, यस, किसी का भी मरना गलत बात है, किसी भी गलत तरीके से किसी को मारना गलत बात है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सर्टिफाई करते मिस्टर ट्रूडो कि ही वॉज नॉट अ टेररिस्ट, ही वॉज नॉट अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट? आप ये क्यों नहीं बताते? और अगर आज आप कह रहे हैं तो मैं तो कहता हूं यूएस और यूएन और सारे वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी टेररिस्ट दुनिया में मर रहे हैं, जिनको ये डिक्लेयर करके, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रेडेटर ने सुलेमानी को मारा, तो देन व्हाट इज दैट? अंडरस्टूड। ये तो बंदा हमारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था जो कि मारा गया, और वो भी प्रूव हुआ था उस समय कि वो इंटर राइवलरी में मारा गया था। वैनकूवर में जिस जगह पर इसका फोटो भी लगा था उन दिनों, फर्स्ट डे, मैंने उसका लाइव कवरेज कर देखा था अपने एक दोस्त को भेजकर कि वो फोटो वहां से हटाया गया। क्यों? क्योंकि वहां एक लोकल राइवलरी चल रही थी। और जहां तक बात है राजनयिक को इधर से उधर करना, तो वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड, आप क्रोनोलॉजी देख लीजिए। इंडिया ने पहले उनके लोगों को हटाया है, दूसरा इंडिया ने अपने लोगों को वापस बुलाया है। उसके बाद ट्रूडो साहब एक कॉन्फ्रेंस कर बोलते हैं कि दे शुड बी ट्रीटेड एज सेंट बैक। व्हाई ट्रीटेड? व्हाई आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर पा रहे? और एक बात बताइए, अभी आप, हालांकि उसके तहत कुछ मजबूरियां भी उनकी हैं, उसी की डिटेल ग्राफिकली यहां पर चल रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर का अब मुझे रुख करना होगा, और खबर है अब ईरान पर हमले को लेकर जिस तरीके से खबर आई है कि तारीख तय हो चुकी है और अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर हमला होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजरायल हमला करेगा, और हमले को लेकर इजरायल की सभी तैयारियां कैसे पूरी हो चुकी हैं, इस बारे में एक एक डिटेल होगी आपके सामने। और साथ ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जिस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से हमें एक एक तस्वीर फिलहाल इस वक्त बैरूत से भेज रहे हैं, नजर है कि आखिर किस तरीके से इजरायल हर स्तर पर एक्शन लेता आया है। ऐसे में 20 दिन में ईरान पर महाअटैक को लेकर सुमित खबर क्या है, करूंगी आपसे सवाल। उससे पहले जानिए, इजरायल ने हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर हमले को लेकर खबर बड़ी है, 20 दिन के अंदर ईरान पर अटैक करेगा इजरायल। और मोसाद की सीनियर अधिकारी की तरफ से किए गए खुलासे के बाद खबर सामने आई, अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन उससे पहले इस खबर का आना 20 दिन कितने इंपॉर्टेंट है। संदेश क्या है? तय हो गया है कि अमेरिकी चुनाव से पहले हमला होगा, बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में ही हमला। तैयारी क्या है? इजरायल की सभी तैयारियां जिस तरीके से पूरे हो गई हैं, हमले को लेकर इजरायल का प्लान तैयार हो चुका है, हमला कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ तय हो चुका है। नेतन्याहू से बस हरी झंडी मिलते ही अटैक की हो सकती है शुरुआत। लेकिन इस बीच नेतन्याहू ने जिस तरीके से अमेरिका को ही इस हमले की जानकारी दी है, एक इंपॉर्टेंट खबर और उसके बाद सीधा सवाल सुमित आपसे, क्योंकि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं होगा, यह साफ कर दिया गया है। ईरान के तेल डिपो पर हमले नहीं होंगे, ईरानी सेना के ठिकानों पर हमलों को दिया जाएगा अंजाम।
अब नेतन्याहू ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमले को लेकर अमेरिका को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक न्यूक्लियर साइट पर हमले नहीं होंगे, तेल डिपो पर हमले नहीं होंगे, ईरानी सेना पर सीधा वार होगा, सीमित हमले हो सकते हैं। कहां पर हमले होंगे इसमें ईरानी सेना IRGC के ठिकाने, हथियार डिपो और ईरानी एयरबेस को टारगेट करने को लेकर खबर समझनी जरूरी है। इजराइल ने मन अब कैसे बदला है, क्योंकि अमेरिका ने उसे कहा था एटमी साइट पर हमला ना हो, ईरान के तेल डिपो पर हमले ना हो, एटमी साइट पर हमले से युद्ध दूसरे देशों में फैल सकता है। और अमेरिका की बात मानते हुए सीमित हमले को लेकर सुमित अब क्या खबर सामने आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। मेरे पीछे जो आप देखेंगी, आपको सुरभि तस्वीरें हैं, पूरे बेरूट की तस्वीरें, पूरा बेरूट आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा इन तस्वीरों में। और आपको ये समझाने के लिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि पिछले 24 घंटे में बेरूट पर कोई अटैक नहीं किया गया। इजराइल ने कोई भी, चाहे वो धाइया का इलाका हो, चाहे वो माउंट लेबनन हो, चाहे वो बेरूट सेंट्रल हो, कहीं पर भी इजराइल की तरफ से कोई हमला इस समय नहीं किया गया। इजराइल का फोकस है इस समय सीधे तौर पर इजराइल यही कर रहा है। और इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले जो बड़े आप कह सकते हैं कि उनके जो बंकर्स हैं, उनके टनल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करे। और वही तस्वीरें लगातार इजराइल की तरफ से सार्वजनिक भी की जा रही है। और तब से, यानी जब से हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा में अटैक किया गया है, कहा यह जा रहा है कि इजराइल अब पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं या फिर जो लोकेशंस हैं, उनको सबसे पहले टारगेट करना। इसी वजह से उसने अपनी आर्टिलरी आर्मर जो है वो सीरियन बॉर्डर्स पर भी भेजी है, क्योंकि आशंका है कि अगर वो जब यहां पर आगे बढ़ेगा ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, तब निश्चित तौर पर वहां से फायर फाइट शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो लगातार इजराइल के अटैक्स को लेकर मैं आपको यहां से बता रहा हूं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इसी बीच लगातार एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह ने अपने आप को कंसोलिडेशन करने का काम किया, अपने आप को रीशेपिंग करने का काम किया है। और यही वजह है कि अब इजराइल लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो इन जगहों को टारगेट कर सके जो लगातार हिजबुल्लाह ने रिवाइव की। या में सीमित दायरे में जिस तरीके से इन अटैक्स को एग्जीक्यूट करते हुए हमलों को हिजबुल्लाह के गढ़ में अंजाम दिया गया है। बेरूत पिछले कुछ घंटों पहले तक टारगेट पर था, जहां फिलहाल पिछले 24 घंटे में हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी इजराइल की तरफ से अपनाई जा रही है उसको लेकर एक बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां ईरान पर अटैक को लेकर भी स्ट्रैटेजी तय हो चुकी है। शैलेंद्र सर, इस पर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख करना पड़ रहा है, क्योंकि लेबनान के खिलाफ इजराइल के आक्रामक रुख को देखते हुए खबर बढ़ी है। लेबनान पर व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब से हमला हुआ है और लेबनान के बालबेक में फास्फोरस बॉम्ब से हमले को लेकर खबर आई है। अल मुर्तजा हॉस्पिटल पर हमले का आरोप। और खबर दक्षिण लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी है, जहां हिजबुल्लाह के रागन फोर्स की टनल पर हमला हुआ है। टनल में मिले गोला बारूद और कई घातक हथियार। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा टनल नेटवर्क जिस तरीके से इस वक्त टारगेट पर है, उसके बाद ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से इसी टनल नेटवर्क के मौजूदगी में हिजबुल्लाह ऑपरेट करता आ रहा है। ये हिजबुल्लाह के रागवान फोर्स की इस टनल से जुड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह की सुरंग को तबाह करने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, दक्षिण लेबनान में 800 मीटर लंबी सुरंग को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना की ये 91st डिवीजन है जिसने इसे तबाह किया है। टनल में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। अलग अलग डायरेक्शंस में जिस तरीके से पूरा टनल नेटवर्क फैला हुआ है उसे टारगेट पर लिया जा रहा है। हालांकि टनल की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे ये साफ हो गया कि कैसे टनल में हथियार, बाथरूम, ब्लास्ट डोर, टनल रूट बनाए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि ये एक ऑपरेशनल पैरेलल ऑपरेट करने का वो सेफ जोन बन चुका था, जहां पर टनल में देखा गया कि किस तरीके से सभी सुविधाएं थी, स्क्रीन डोर, लिविंग क्वार्टर और टनल का ये जो पूरा रूट है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन अब सामने आ रही है। अब शैलेंद्र सर, सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से टनल नेक्सस को ही टारगेट करते हुए हमास के खात्मे का दावा किया गया, इजराइल की यही टनल क्या अब हिजबुल्लाह के ये टनल इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है? दूसरा, इजराइल जिस लेवल पर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, बेरूत के बारे में सुमित बता रहे थे, इजराइल के गढ़ में किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया। अब टारगेट ईरान पर सीधे वार का है, जिसमें यह इंपॉर्टेंट खबर है कि कैसे उसने अमेरिका को यह श्योर कर लिया कि ऑयल रिफाइनरीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को वो टारगेट नहीं करेगा। टारगेट पर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस। ओवर टू यू शैलेंद्र सर। आपके 3 सवाल थे। पहला सवाल था व्हाइट फास्फोरस वाला। राइट सर। मुझे बताइए, इन वॉर एंड इन लव एवरीथिंग इज फेयर। भाई मुझे बताइए, हिजबुल्लाह कौन सा अच्छा कोई काम कर रहा है? यस, इजराइल को व्हाइट फास्फोरस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बट वो सेलेक्टिवली कहीं इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं इस्तेमाल करता है। ये टैक्टिकल रीजंस होते हैं जिसके वजह से आप एनिमी को निकालने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ अनएथिकल चीज़ें करते हैं। ये मैं मानने को तैयार हूँ। जहाँ तक टनल वॉरफेयर की बात है, यस, इजराइल इज़ बेटर ऑफ, क्योंकि उसने हमास में
एक काफ़ी अच्छी खासी टनल वॉरफेयर लड़ी हुई है और इसलिए वो हिजबुल्लाह के खिलाफ टनल वॉरफेयर में एक एज रखता है इंफॉर्मेशन की कि कहां कैसे किस तरह से टनल्स को टैकल किया जाए और इस वजह से आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। जहां तक बात है स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑफ इजराइल, देखिए बड़ा फर्क होता है कि अगर आप एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ईरान के खिलाफ लेते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में पूरी दुनिया कवर होती है, ये एक अकेला कंट्री नहीं होता है। लेकिन अगर आप टैक्टिकली एक छोटा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेकर ईरान को डैमेज करते हैं, उसके कमांड कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, IRGC को डिस्ट्रॉय करते हैं, एमुनेशन डंप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आप पाएंगे कि दुनिया उससे कंसर्न नहीं होती है। अगर आप उसके ऑयल्स को करेंगे दुनिया अफेक्ट होगी, आप उसके परमाणु को करेंगे दुनिया अफेक्ट होगी। तो ओवरऑल देखा जाए आई थिंक इजराइल इज बीइंग वेरी स्मार्ट कि वो ईरान को आइसोलेट कर उस पर अटैक करे जिससे कि पूरी दुनिया उसी ही के खिलाफ रहे। नॉट दैट कि सुमित इरान की ताकत को लेकर इजराइल वाकिफ नहीं है। ये सवाल आपसे अगला इसलिए करूंगी क्योंकि इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए बेचैन है और ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। ईरान ने भी अब कमर कस ली है, इजराइल को बार बार धमकी दे रहा है अगर हमला हुआ तो जवाबी हमला होगा। ईरान की इस धमकी की वजह है उसकी मिसाइल शक्ति और ईरान के पास खैबर शेकन 2 बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुनिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल में से एक मानी जाती है। अब दावा क्या है? दावा है कि ईरान की ये मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, यहां तक कि थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। अब थाड को लेकर भी सुमित पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किए थे, अब सवाल ईरान की उसी सैन्य ताकत को देखते हुए भी करूंगी। अमेरिका ने इजराइल को जिस तरीके से थाड सिस्टम देने की बात की, उसके बाद ईरान की तरफ से उसकी तैयारी को लेकर आज खबर समझनी जरूरी है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो ईरान के पास खैबर शेकन 2 जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा हथियार कितना ताकतवर है, यही इंफॉर्मेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और ये इस लिहाज से सुमित सवाल आपसे क्योंकि थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ईरान के खैबर शेकन 2 मिसाइल की डिटेल यहां मैं रख रही हूं, जो दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने का दावा क्षमता रखती है और दुश्मन की मिसाइलों को किस तरीके से इस थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन इस वक्त ग्राफिकली सुमित सामने है। बताएं। देखिए बिल्कुल, अगर आप समझे सुरभि तो एक बात आपको समझनी होगी कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। निश्चित तौर पर हम उसके मिसाइल पावर की बात करते हैं, लेकिन उसकी दूसरे सबसे बड़ी ताकत है उसके प्रॉक्सीज, जिसमें सबसे बड़े अटैक इजराइल इस समय कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी हिजबुल्लाह, उसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इराक और सीरिया में मौजूद उसके लड़ाके जो लगातार इजराइल के अंदर लगातार बड़े अटैक कर रहा है। हूती एक तरफ से अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल ने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो पिछले कई दिनों से इजराइल कर रहा है कि वो मल्टीपल लेयर्स बना रहा है अपने डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर, चाहे वो थाड हो, चाहे वो उसका आयरन डोम हो या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर लगातार उसके बड़े दूसरे डिफेंस सिस्टम, वो उनको दुरुस्त करने में लग रहा है क्योंकि उसको यकीन है कि आयरन डोम सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि शॉर्ट रेंज रॉकेट हूतियों की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो उसको हैंडल करने के लिए उसके बाद पुख्ता मैकेनिज्म होने चाहिए। और यही वजह है कि दूसरी तरफ ईरान ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से रिवाइव किया जा सके हिजबुल्लाह को। आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले जो ईरान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो यहाँ पर लेबनान में पहुंचे थे और उसी के बाद हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक अंजाम दिया हाइफा के इलाकों में। तो निश्चित तौर पर दोनों अपनी अपनी तरफ से लगातार स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर रहे हैं, जहां एक तरफ ईरान कोशिश कर रहा है कि अपने प्रॉक्सीज को दोबारा से ना सिर्फ रिवाइव किया जा सके बल्कि उनको सशक्त किया जा सके, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की एक कोशिश है कि अपने ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशंस के साथ साथ अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को भी तैयार किया जा सके, क्योंकि अगर काउंटर ऑपरेशंस किए जाते हैं इजराइल की तरफ तो इसके हिसाब से इजराइल के पास पुख्ता मैकेनिज्म, तो निश्चित तौर पर अब इजराइल पर अगर काउंटर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो पुख्ता इंतजाम, जो बात आपने कही है सुमित, उसी आधार पर अगली बड़ी खबर भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि अब हम आपको अमेरिका के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में बताएंगे। अमेरिका का यह सीक्रेट मिलिट्री बेस इन दिनों काफी चर्चा में है। यह बेस दक्षिणी इजराइल में माउंट हरकेरन के ऊपर बनाया गया है। इसका कोड नेम साइट 512 रखा गया है। शुरुआत में इस बेस में 100 से कम अमेरिकी सैनिक रखे गए थे। हालांकि अब इस सीक्रेट मिलिट्री बेस में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कई गुना बढ़ा दी गई है। आज ये खबर आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसी मिलिट्री बेस के जरिए, साइट 512 के जरिए नजर रखी जाती है ईरान पर। हिजबुल्लाह के हमले और ईरान से टकराव के बाद अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने को लेकर लिया गया फैसला ही
आज की खबर है। इस बेस में 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक रहते हैं जो दिन रात इजरायल की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। अब अमेरिका के इसी सीक्रेट मिलिट्री बेस की साइट 512 की एक तस्वीर भी आपको दिखा देती हूं, कैसे इजरायल की हिफाजत ये करता है। सर, मुझे ज्वाइन करें यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल पर शैलेंद्र सर। और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को जिस तरीके से ये ट्रैक करता है, इसको लेकर सवाल इसलिए भी करूंगी क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका जिस हालात को देखते हुए अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर चुका है। इजरायल का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है, लेकिन इजरायल को संभावित खतरों की जानकारी जिस तरीके से साइट 512 के जरिए मिलती है, इजरायल को सुरक्षा और खुफिया सहयोग जिस तरीके से अमेरिका दे रहा है, उसको लेकर समझना जरूरी है। और इजरायल को साइबर हमलों से बचाना भी एक टारगेट है, यानी ईरान के खतरे को देखते हुए ये साइट इंपॉर्टेंट है और जितनी भी उसकी उन्नत तकनीक विकसित करने में इजरायल की वो मदद कर सकता है, वो अमेरिका करता आ रहा है। देखिए, अमेरिका की साइट 512 आज या कल सवेरे नहीं लगी है। एग्जैक्टली, पहले से टाइम से है। एक बात मैं वैसे बता रहा हूं, और ये उनकी जरूरत भी है, क्योंकि अपने आप में सिर्फ ये देखना कि इजराइल को सिक्योर करना है वो एक बात है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो यूएस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरह की एक साइट से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, साइबर गैजेट्स के द्वारा अपने चारों तरफ अपने आप को ही नहीं इजराइल को भी सिक्योर करते हैं, लेकिन एम आपका एक बड़ा होता है कि किस तरीके से, कहां से क्या कमांड एंड कंट्रोल चल रहा है, जिसको कि आप कोलेट कर पाएं। आप भी एक अपने लिए, खुद के लिए भी देखें, क्योंकि एक मिसाइल जो हो सकता है हुतीज ने इजराइल की तरफ भेजी है, हो सकता है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी जाए, जो कैरियर्स डिप्लॉयड हैं, जो अपने आप में बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। सो हम इसको कहते हैं लेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये लेयरिंग उन्होंने इजराइल के लेवल पर करी है, और ये सिक्योरिटी बिटवीन लेट्स से अगर मैं बात करूं यमन और इजराइल के बीच की, तो इसके बीच में इस तरह की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ वॉरशिप, इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, उन सब की इंडिविजुअली है। जो कलेक्टिव इसका कोलेशन होता है कि इस सारी इंफॉर्मेशन को मिलाकर आप ये देख पाएं कि कहां से क्या इजराइल की तरफ आ रहा है, वो शेयर किया जाता है, और जो यूएस के खिलाफ आना होता है उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन आज के हालात में साइट 512 का जिक्र इसलिए सर क्योंकि अभी तक कम सैनिकों की यहां पर मौजूदगी थी, संख्या में इजाफा हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है ईरान का बढ़ता खतरा और उस पर नजर रखने की अमेरिका की तरफ से जो कोशिश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और बड़ी खबर का आप रुख करूंगी, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से ईरान पाकिस्तान से लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, इसकी वजह क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ईरान के पास लड़ाकू विमानों की क्या कमी है और स्क्वाड्रन में ज्यादातर पुराने फाइटर जेट्स हैं, इसके लिहाज से भी खबर समझना जरूरी है। आपको बता दूं, कई 1960 के दशक के लड़ाकू विमान बताए जा रहे हैं और युद्ध के लिए उन्नत फाइटर जेट्स की जरूरत भी है। आधुनिक तकनीक से लैस विमान ईरान चाहता है। अब ईरान को जिस तरीके से पाकिस्तान ये सहयोग करने को तैयार है, शैलेंद्र सर जरा ये भी समझा दीजिए। देखिए, इस तरह की जो डील है ये बड़ी क्लैरिटी के साथ आप रीड कर सकते हैं। पाकिस्तान कौन सा ऐसा F-16 बनाता है जो कि वो ईरान को देगा? वो जहाज वो देगा, वो J सीरीज का, जो उसका चाइना के साथ है। दैट मींस चाइनीज इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी से आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इस समय पाकिस्तान को चाहिए पैसा, इकॉनमी डूबी हुई है, किसी भी तरह से वो पैसा चाहिए उसे, और उसका सबसे आसान तरीका एक है ईरान। साथ ही साथ पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाता है कि देखिए, इस्लामिक ब्रदरहुड के अंतर्गत मैं अपने इस्लामिक ब्रदर्स को मदद कर रहा हूं। हालांकि ये क्लैरिटी के साथ एक विन विन सिचुएशन है। ईरान के पास हथियार पुराने हैं, उसके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, उसे चाहिए। पाकिस्तान को बिजनेस करना है, उसको पैसा चाहिए, और एज फार एज चाइना इज कंसर्न, उसे अपने जहाज बेचने हैं। तीनों चीजें कंबाइन होती हैं। हालांकि सुमित, एक रिस्पांस उस पर आपसे भी, क्योंकि ईरान की बड़ी जंगी तैयारियों को देखते हुए ये खबर जिस तरीके से सामने आ रही है उसमें ये साफ हो रहा है कि अब पाकिस्तान से मदद। देखिए, बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक बात कही कि पाकिस्तान क्या मदद करेगा। पाकिस्तान खुद मदद के लिए मोहताज है, वो चीन से हो, दूसरे देशों से लगातार मदद लेता रहता है। लेकिन एक ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है कि एक रूट जो होता है, सप्लाई रूट, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान और वाया ईरान जाएगा, दरअसल ये कोशिश की जाएगी कि अब ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनेशंस ईरान को सप्लाई किए जाए, चाहे वो चीन की तरफ से हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, जो ईरान को डेटरेंस पावर दे सके, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स भी हो। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ईरान ये चाहता है कि अब उसके पास कुछ ऐसे डेटरेंस वेपन आए जो कम से कम इजराइल को डराने के लिए, उसको पोस्चर करने के लिए दिखा सके कि अगर ईरान पर हमला डायरेक्टली किया गया तो ईरान भी बड़े नुकसान इजराइल को पहुंचा सकता है।
चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ, लगातार आपसे इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। और शैलेंद्र सर, हमें भी ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर, यूपी के गोरखपुर में डिजिटल अरेस्ट का चौंकाने वाला मामला सामने आया। जालसाजों ने छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें ली। आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के बाद छात्रों को कैसे ब्लैकमेल किया गया, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। कर्ज ना चुका पाने के नाम पर छात्रा से ठगी का ये मामला सामने आया है। जल्द आपको बताते हैं, एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने इस डिजिटल अरेस्ट से जुड़े केस के बारे में क्या क्या बताया है। पहले ठगों ने बैंक कर्मी बनकर पीड़िता को कॉल किया। कॉल पर लोन नहीं चुकाने का आरोप लगाया और लोन ना चुकाने पर एफआईआर का दावा भी किया। फिर हैदराबाद पुलिस के नाम पर फर्जी तरीके से फोन किया। 38,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें, डिजिटल अरेस्ट में ठगी के बाद इस तरह का शायद ये पहला मामला सामने आया, जहां लाइव वीडियो कॉल के दौरान महिला से बदसलूकी तक हुई। पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें ली गई, फिर ब्लैकमेल किया गया। थाना कैंट में कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छात्रा को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे कुछ पैसे ले लिए गए हैं व अन्य कृत्य किए गए हैं। ये सूचना मिलते ही संलग्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अगले विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम जल्दी ही आरोपी को पकड़ेंगे। किसी को भी किसी प्रकार का भी वीडियो कॉल आए जिसमें कोई पुलिस वाला बन के उन्हें कॉल करे तो इस बात को बिल्कुल भरोसा न करें। उसकी तुरंत कंप्लेन 112 पे या नियरेस्ट थाने पे करें। कोई भी पुलिस वाला कभी भी आपको किसी प्रकार की वीडियो कॉल नहीं करेगा। जो भी पूछताछ या अन्य चीजें की जाएंगी वो थाने में बुलाकर या इन पर्सन की जाएंगी। डिजिटल अरेस्ट का ये हैरान करने वाला मामला है, लेकिन आपको अलर्ट रहना जरूरी है। इसलिए जानिए कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग सबसे पहले आपको अनजान नंबर से वीडियो कॉल करेंगे। फर्जी मामले में नाम आने की बात कहेंगे। गिरफ्तारी का डर दिखाया जाएगा। बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन भी शायद आपको नजर आ जाए। बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां भी वो मांगे। बस बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स जैसे ही मिली, आपका बैंक अकाउंट हैक। इसके बाद जालसाज आपसे ऐप डाउनलोड करवाएंगे। डिजिटल फॉर्म भी भरवा सकते हैं। देखते ही देखते आपका पैसा जालसाजों के खाते में ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिए। डिजिटल अरेस्ट से बचे कैसे, ये भी आपको बता देते हैं कि कई बड़ी जानकारियां एक्सपर्ट्स के जरिए लगातार सामने आ रही हैं। इस तरीके के मामले सामने आने के बाद कि किसी भी अनजान नंबर पर जानकारी को साझा करने से बचे, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रॉस चेक करें कहीं नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही फोन पर कॉल आता है इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ठग अक्सर 9 डिजिट वाले नंबर से ही कॉल करते हैं। फिर कॉल करने वाले की पहचान वेरीफाई करें और इसके अलावा अनजान नंबर पर पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें। यहाँ तक कि किसी भी संदिग्ध कॉल पर अपने परिवार वालों की या उससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, भले ही ठग आपको कितना भी डराए, यहाँ तक कि धमकाए। साथ ही शक होने पर फौरन फोन को डिस्कनेक्ट कर दें। ज्यादा देर तक उस कॉल को एक्टिव ना रखें। डराने धमकाने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डराने धमकाने के तहत ही जिस तरीके से इस पूरे मामले लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, उसमें यह साफ हो गया कि डिजिटल अरेस्ट को देखते हुए अब जो मामला सामने आया है उसमें लड़की को कैसे ब्लैकमेल किया गया। फिलहाल इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या क्या जानकारियां अभी तक सामने आई हैं, मेरे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में नई और चौंकाने वाली बात यह है कि तस्वीरें तक कैप्चर कर ली गई और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल भी किया गया। देखिए, डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक बेहद यूनिक मोडस ऑपरेंडी के साथ ये जो साइबर ठग हैं वो लोग अब सामने आए हैं। पहले लोगों को सिर्फ डिजिटल अरेस्ट करके उनसे पैसे वसूले जाते थे और ये पैसे हजारों से लेकर लाखों से लेकर के करोड़ों रुपए में होते थे। लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग जो महिला होते हैं उनको शिकार बनाने के साथ उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, उनसे कपड़े उतरवाते हैं और फिर अश्लील वीडियो बनवा करके उनसे दोबारा पैसे हटते हैं। ये पूरा मामला गोरखपुर में हुआ है। पहला केस इस तरीके का सामने आया है जिसमें जो इंजीनियरिंग की एक छात्रा थी, गोरखपुर में रहती थी, नागालैंड की रहने वाली है, उसको सबसे पहले कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपने एक बैंक का लोन नहीं चुकाया है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसके बाद एक वीडियो कॉल आता है जिसमें पुलिस के वर्दी में लोग होते हैं, उससे कहा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं और 38,000 रुपए जो लड़की है वो अपने आप को जमानत देने के नाम पे, बचने के नाम पे दे देती है। और उसके बाद एक और वीडियो कॉल आता है कि आपके चेस्ट और आंख पे टैटू है, आप अपने कपड़े उतारिए और अपनी पहचान कराइए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है और लड़की को धमका करके इंपॉर्टेंट मोडस ऑपरेंडी को समझते हुए भी एक्शन को लेकर क्या हो रहा है,
मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो पूरा नेक्सस है, जो पूरी प्लानिंग के तहत लोगों तक पहुंचते हैं, उनके बारे में क्या खबर? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में कई लोगों को जरूर अरेस्ट किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जो आईपी एड्रेस होते हैं वो विदेशों के भी होते हैं। अभी भारत की पुलिस ने 4 ताइवान के लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जो गोरखपुर में मामला हुआ है उसमें पुलिस ने कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप के हेड ऑफिस को रख के आईपी एड्रेस मांगा है, जिससे पता चल सके कि व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल की थी वो किसने की थी। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट के आरोपियों को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके आईपी एड्रेस काफी चेंज होते हैं, लेकिन इसमें खुद को सतर्क रखना काफी जरूरी होता है। अगर कोई इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की बात करे, कानूनी दावपेच में फंसा है या आपके खिलाफ मुकदमा है, तो मुश्किल होगा। एक और बड़ा केस आगरा में हुआ, जहां पे एक टीचर को डर दिखाया गया कि उसकी लड़की की अश्लील वीडियो है, अगर पैसे नहीं देंगी तो वायरल हो जाएगा, जिसके बाद शॉक और ट्रॉमा में उनके घर की सदस्य, उनकी मां की मौत भी हो गई थी। हालांकि अलर्ट रहना जरूरी है। शुक्रिया, आगे भी लगातार इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे पुनीत। अब बात यूपी के बहराइच हिंसा की, जहां कल हिंसा के दौरान आगजनी में एक बाइक शोरूम को जला दिया गया। आज टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे वहां पर पहुंचे। इलाके में स्थिति क्या है, हालात क्या हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। 13 अक्टूबर को बहराइच के जिन इलाकों में हिंसा फैली, उसके बाद 14 अक्टूबर को जमकर बहराइच के इस इलाके में हिंसा हुई है और गाड़ी के मोटर बाइक के उस शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया, जो इस इलाके से, हिंसाग्रस्त इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। हम आपको अब उस शोरूम के अंदर लेकर आते हैं, जहां पर दर्जनों बाइक एक साथ रखी गई हैं और अभी भी इस शोरूम में धुआं, धूल और इसके अलावा ताप महसूस किया जा सकता है। ये देखिए, ये हीरो मोटर बाइक कंपनी का शोरूम है और एक बाइक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बाइकें इस तरफ है। इसके अलावा ये पीछे गोडाउन है, ये पूरा इलाका, और अभी भी देखिए आग सुलग रही है। यहां पर इस शोरूम के हम अंदर आपको लेकर आए हैं, यहां अभी भी आग सुलग रही है और पीछे के इलाके में भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी, उनको भी आग के हवाले किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 10-11 बाइकें इधर हैं। इसके अलावा 12, 13, 14, 15 उसका कुछ स्कूटर्स इधर हैं, स्कूटीज हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, लगभग 30 गाड़ियां ऐसी हैं जो इस पूरे शोरूम में एज अ शोकेस यहां पर रखी गई थी, लगाई गई थी, खड़ी की गई थी, लेकिन इस पूरे शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, ऊपर की फॉल सीलिंग पूरी तरह से जलकर लटक गई है और आपको उस शोरूम के अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरफ से भीड़, जहां पर लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इस तरफ से भीड़ यहां पर आक्रोशित होकर आती है और यह शटर उस समय बंद होता है। इस तरफ से भीड़ घुसती है और सीधे घुसने के बाद इस तरफ जरा दिखाइए, इन्हीं सीढ़ियों से, इसी रैंप से भीड़ घुसती है और सीधे घुसने के बाद अंदर दाखिल हो जाती है और अंदर दाखिल होने के बाद अंदर जो कुछ भी मिलता है, यहां पर रिसेप्शन होता है, उसको जला दिया जाता है। रिसेप्शन के बाद इन बाइक्स को आग लगाया जाता है। एक लाइन से जरा दिखाइए, इन बाइक्स को आग लगाया जाता है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके जितनी बाइकें हैं, 1, 2 में आग लगाई जाती है और यह आग पूरे शोरूम में फैल जाती है।